आज मुझे हर एक कॉलेज के हर क्लास का ये पता है, जहां मैं विजिट करके आया हूं, एक एक बच्चे का रजिस्टर, एक एक बच्चे की प्रैक्टिकल नोटबुक चेक करता हूं, मुझे पता है किस कॉलेज में किस बच्ची की टॉप की हैंडराइटिंग है। सबको नमस्कार। आज इस बहुत ही पुराने, पहले तो मैं कॉलेज ही कह देता हूं, SKN कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जॉबनेर, और अब वर्तमान में SKNAU जॉबनेर, उसके छठे एलुमनाई मीट के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठित आज के मुख्य अतिथि श्रीमान BL सोनी साहब, इस एलुमनाई के हमारे पूर्व अध्यक्ष, एक्स प्रेसिडेंट, और टीचर को ये नहीं होता कि भाई टीचर पढ़ाए जो भी टीचर होगा, तो मैं तो टीचर ही मानता हूं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर सुगम सिंह मनोहर साहब, वर्तमान में प्रेसिडेंट इस एलुमनाई के डॉक्टर संग्राम सिंह जी, डीन एंड फैकल्टी चेयरमैन डॉक्टर BL जाट साहब, जो कि इसके पैटर्न भी हैं, डॉक्टर AK गुप्ता, जो कि हमारे एक्स डीन हैं और वर्तमान में जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है नाहिब, उसके PI भी हैं, और इस एलुमनाई के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर OP गढ़वाल साहब। इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे सम्मानित और बहुत ही एज्ड बुजुर्ग एलुमनाई के लोग इस सभागार में उपस्थित हैं। मैं हो सकता है सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन डॉक्टर JP गोयल साहब, डॉक्टर RPL गुप्ता, डॉक्टर LN सेपट साहब, डॉक्टर RC कुमावत, डॉक्टर RC वर्मा, डॉक्टर अशोक भार्गव, और अभी डॉक्टर साहब बोल कर गए बड़ी कड़क आवाज़ में, डॉक्टर भीमसेन शर्मा साहब, डॉक्टर बांगड़वा, डॉक्टर जसवंत सिंह, मेरे साथी डीन एंड डायरेक्टर्स, और फाइनेंस से जैसे सोनी साहब ने कहा, हमारे सम्मानित श्री मेवालाल जी चौधरी साहब, और बहुत सारे हमारे साथी सभी सम्मानित हैं जो इस एलुमनाई के सदस्य हैं, जो आज यहाँ आए हैं। फारिक साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर खेदड़ साहब ने भी बड़ी बात की। तो सबसे पहले तो मैं जो आयोजक हैं उनको बधाई देता हूं, डॉक्टर गढ़वाल को, डॉक्टर संग्राम सिंह जी को, डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर BL जाट डीन फैकल्टी चेयरमैन को, कि आप लोगों ने, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि एलुमनाई मीट करें। एक बार हमने डिसीजन लिया था कि दुर्गापुरा करने का, लेकिन क्योंकि यूनिवर्सिटी यहाँ है तो उचित यहीं था करना। तो आपको बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। थैंक यू वेरी मच। दूसरा, मैं हमारे आज के सम्मानित जो मुख्य अतिथि हैं BL सोनी साहब, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आप, वैसे तो जब भी मैंने सुना कि जब भी कोई मीट होती है तो आप अक्सर आते हैं उसमें, तो वो अपने आप में इस चीज़ को शो करता है कि आपका इस संस्था के प्रति कितना अफेक्शन है, कितना जुड़ाव है। तो आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर सुगम सिंह मनोहर और डॉक्टर संग्राम सिंह जी मेरे पास कई बार आते हैं, और डॉक्टर सुगम सिंह मनोहर का भी बहुत ही लगाव है, अफेक्शन है संस्था के प्रति। तो पहले तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को, जैसा कि बात रखी है डॉक्टर भीमसेन शर्मा साहब ने, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए, हो सकता आप लोगों को पता भी हो, जानकारी के लिए मैं बताऊंगा कि 15 अक्टूबर को मैंने कुलपति का पदभार यहाँ संभाला पिछले वर्ष। आज 5 महीने के लगभग हुए हैं। मैं प्रयासरत हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लगा था इसी यूनिवर्सिटी की, पेरेंटल यूनिवर्सिटी में, RAU देन SKRAU, और मैंने भरतपुर में कुम्हेर में ज्वाइन किया था KVK में, तो शायद जितनी कस्सी मैंने जब चलाई होगी मैं उतनी अभी भी चला रहा हूँ।
आप उसकी चिंता मत करें। और जो आप वजन बढ़ने की बात कर रहे हैं, वो इसलिए हुआ कि मैं जोधपुर में जब वाइस चांसलर था तो वहां ज्यादा कसरत कर ली और दिल्ली चला गया, 3-3.5 साल थाली बैठना पड़ गया। आदमी के पास काम होता है तो वो एक ऐसी पोस्ट थी मेरे पास जिसमें सिर्फ ऑफिस में बैठ के और रोजाना सेंटर्स पे घूमने का काम था, और मेरे लिए नया भी था वैसे। पर मैंने पूरी ताकत, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस दिन से ज्वाइन किया था आज तक लगाई है। और शायद आप लोग आते भी होंगे इसी कैंपस में, और उसका थोड़ा बहुत असर आप लोगों ने देखा भी होगा। और जहां तक डॉक्टर भीमसेन शर्मा ने बात की दुर्गापुरा की, बिल्कुल जितना एजुकेशन में, शिक्षा के अंदर जॉबनेर का योगदान रहा है, उतना ही बड़ा योगदान रिसर्च के अंदर दुर्गापुरा का स्टेट के लिए, इस नेशन के लिए रहा है, उससे ज्यादा ही रहा है बल्कि, जो उन्होंने कोट भी किया। और मैं आपको जानकारी दे दूं डॉक्टर भीमसेन शर्मा साहब, एक दिन आप अब दुर्गापुरा आइए। पिछले 2.5-3 महीने में हमने दुर्गापुरा में बहुत ताकत लगाई है और इंस्टीट्यूट को हम ट्रांसफॉर्म करने में लगे हुए हैं। फार्म हो, वो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसकी रेनोवेशन की बात हो, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस की बात हो। हालांकि कई बार दुविधा पैसे की आती है, लेकिन उसमें भी हम प्रयासरत हैं पूरी तरह। और जहां तक यहां की बात है, मुझे पता था कि पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जब मैंने ज्वाइन किया तो शायद उसी महीने, पहले 3-4 कॉलेज होते थे, फर्स्ट टाइम इंटर कॉलेज गेम्स में 13 कॉलेजेस को खेलना था, यहां आना था। और राव साहब बैठे हैं यहां पे, ये मेरे से अक्सर मिलते रहते हैं और ये चिंतित भी रहते हैं, भले ही बैंक में काम किया हो, लेकिन इस संस्था के प्रति पूरी तरह जागरूक और चिंतित हैं। तो 13 कॉलेज के बच्चे आने थे, 600 बच्चे बाहर से आने थे, यहां की स्ट्रेंथ अलग थी। और वो कुछ ही दिन में, तो मैंने देखा कैंपस का माहौल, मैंने कहा इन गेम्स को थोड़ा आगे बढ़ा लो, आप नेक्स्ट मंथ में कर लो। और उनको आगे हम नवंबर में लेके गए। और उससे पहले मैंने, मेरे बच्चे बैठे हैं, हो सकता है एमएससी पीएचडी के बच्चों का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा होगा, लेकिन यूजी के बच्चों ने जो मेरे साथ लग के इस कैंपस में काम किया, मैं उसकी वो नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता। और जब मेरे को ये लग गया कि अब हाँ, ये कैंपस, क्योंकि मैंने ये कहा अगर हमारे बाहर के बच्चे आएंगे, कुम्हेर से, कोटपुतली से, किशनगढ़ बास से, नौगांव से, फतेहपुर से, वो ये देखेंगे आके हमारी ये यूनिवर्सिटी है, ये कैंपस है हमारा, ये शक्ल है हमारी यूनिवर्सिटी की, मगर इसका थोड़ा बहुत रूप बदलना चाहिए। वो बदला हमने, और फिर गेम्स का आयोजन किया, 600 बच्चों को रखने का वो किया, और 3 दिन में सारे इवेंट्स इतने बड़े पैमाने पे वो आयोजित किए बच्चे। फिर इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में भी अभी हिसार खेल का आए हैं, इंटर कल्चरल इवेंट्स में भी बच्चे अभी यूएस बेंगलोर जाके आए हैं। तो हर क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात बता दूं, यहां का तो है ही। मैं एज वाइस चांसलर भी अक्सर, मैं आपको बता दूं, जब बीएफसी की मीटिंग होती है और मेवाराम जी बैठे हैं, मैं उनके पास जाता भी हूं। जब जोधपुर था, जब भी जाता था, अभी भी गया हूं मैं उनके पास। अक्सर वाइस चांसलर्स कंट्रोलरों को भेजते हैं वहां पे, यूनिवर्सिटी का कंट्रोलर, और हमें पता है कि कंट्रोलर इन्हीं का दिया हुआ है, मेवाराम जी का। हमें वो इनके सामने नहीं बोल सकता, क्या बोलेगा वो कंट्रोलर इनके सामने। और तैयारी करके जाना, मैं जोधपुर से सीखा था कि जब आप पूरे तैयार हो, अपने डीन डायरेक्टर से आपने बात कर ली, और यहां मेरे सारे डीन डायरेक्टर्स बैठे हैं, मैंने 1 महीना पहले रिगरस एक्सरसाइज की थी। भाई हाथी मांगो, आप मांगो तो बड़ा, लेकिन मिले जो मिल जाएगा देखेंगे, वो तो बाद की बात है। तो रिगरस एक्सरसाइज के बाद मैं कमिटमेंट की बात कर रहा हूं आपके सामने कि 5-6 दिसंबर को बीएफसी की मीटिंग थी, और 4 दिसंबर को मेरे फादर एक्सपायर हो गए। अक्सर लोग अवॉइड कर देते हैं, लेकिन मैंने गांव में भाइयों को बता दिया हर हालात में मुझे वापस जाना पड़ेगा। और मैं आया, मैंने मीटिंग अटेंड की, और तैयारी मेरी पहले थी।
आपने भी मदद की और लोगों ने भी मदद की। और इस तरीके की चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो क्वार्टर्स हैं, जो स्टाफ क्वार्टर्स, उनकी स्थिति खराब है। मैं उनके लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की थी रेनोवेशन के लिए। फाइनली फाइनेंस वाले 1 करोड़ पे एग्री हुए। तो इतना बड़ा अमाउंट मिलना भी कोई छोटी बात नहीं होती। मैं 2-3 एग्जाम्पल बताता हूं। बस में 5 बस लेके गया कि भाई हमारे दूर दराज के जो कॉलेज हैं, किशनगढ़ वास में, वहां लेबोरेटरीज नहीं है, या अभी पीतमपुरी में, झिलाई में लेबोरेटरीज नहीं है, तो उन बच्चों को बसों में लेके जौबनेर या फतेहपुर या कुम्हेर तो जा सकते हैं, नौगांव जा सकते हैं। तो 5 में से 2 बस हमें मिली। फाइनली गाड़ियां में मैं लेके लिख के गया था। मुझे वहां का एग्जाम्पल था, मेरे पास एक्सपीरियंस था जोधपुर का। डीन डायरेक्टर्स के लिए मैं गाड़ियां मांगने गया, 5 में से मुझे 3 गाड़ियां मिली थी, लेकिन यहां मना कर दिया कि साहब डीन डायरेक्टर्स की कोई गाड़ियां नहीं मिलेगी। मैं एग्री कर गया। और यहां तक कि किस चीज के लिए कितना पैसा, कहां बाउंड्रियां होनी है, कहां फर्नीचर लगना है, कहां रेनोवेशन होना है, रावे के कितने पैसे, हमारे कितने कॉलेज हैं, इतना स्ट्रांगली कंटेस्ट कोई नहीं करता। और यहां तक कि मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, नॉन प्लान, अब स्टेट प्लान में तो हमारे कॉलेज हैं, बाकी आईसीआर प्लान में हमारी एआईसीआरपीज हैं। 75-25, 75% पैसा दिल्ली से आता है, 25% हम देते हैं, स्टेट देती है। केवीकेज हमारे 100% स्कीम आईसीआर की, और कॉलेज 100% स्टेट की है। लेकिन एक नॉन प्लान होता था डॉक्टर साहब, जब वहां दुर्गापुरा थे, बड़े हमारे यहाँ पे पोस्टें हैं और आज भी लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो जब मैं जोधपुर में भी था तो नॉन प्लान में तनख्वाह तो मिल रही है, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कंटीजेंसी के लिए एक पैसा नहीं होता था, एक नया पैसा भी। तो मैंने जोधपुर में भी दिनेश शर्मा, जो अभी एडीएम फर्स्ट हैं जयपुर के, वो जेएस थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे फाइनेंस के, मेवाराम जी के पास वहीं बैठते थे। आप तो गेट में घुसते बैठते थे, वो तीसरे कमरे में बैठते थे। और दिनेश जी मेरे से काम करने से इतने प्रभावित थे कि जब भी वो ये बात कहते थे कि आप जब इधर सेक्रेटरिएट में आओ तो चाय पीनी हो तो मेरे पास आ जाना आप। और दिनेश जी के सामने मैंने जब रखा बीएफसी की मीटिंग, पहली मीटिंग, तो मैं उसमें 1 करोड़ रुपया लिख के लेके गया था नॉन प्लान में कंटीजेंसी के लिए। तो दिनेश जी बोले, ये तो कॉलम डॉक्टर साहब आपका कभी आया ही नहीं, ये तो शामिल ही नहीं है, इसमें पैसे नहीं मिल सकते। मैंने कहा शामिल करने वाले चाहिए, आप शामिल करने वाले हो, इस कॉलम का खाता खोल दो आप। बोले नहीं खुल सकता। काफी देर तक बहस हुई और बहस का परिणाम ये निकला कि वो एग्री कर गए। बोले ठीक है, 1 करोड़ रुपया तो बहुत ज्यादा आप मांग रहे हो, मैं टोकन दे देता हूं 1 लाख रुपया। और कहीं जाके 5 लाख रुपए पे बात बनी। 5 लाख रुपए उन्होंने कंटीजेंसी में नॉन प्लान में दे दिए, लेकिन तीसरे साल में 5 लाख को 15 लाख करके छोड़ के आया। और यहां जॉबनेर में पहले ही साल में 25 लाख नॉन प्लान की कंटीजेंसी लेकर आया, खाता खुलवा के, कोई जानता ही नहीं था उसको। तो जहां तक पूरी जितने कॉलेजेस हैं, आने के बाद 5 महीने के अंदर रिकॉर्ड टाइम में सबकी सैंक्शंस। उसका उदाहरण मैं आपको एक और बता दूं, कोटपुतली में हमारे पड़ोस में वेटनरी का कॉलेज खुलना है, हमारे से नेक्स्ट जमीन उनको अलॉट हुई है और उससे पहले हमारा है। आने के बाद मैंने उसकी सैंक्शन निकलवाई, एजेंसी को, मार्केटिंग बोर्ड को काम दिया, टेंडर हुआ, माननीय मंत्री जी के साथ मैंने करके, मंत्री जी चाहते थे मुख्यमंत्री को शायद बुलाना, मैंने उनको समझाया तो वो एग्री कर गए। और दिसंबर में हमने नींव रखी थी उसकी, 1 दिसंबर को, और आज वो बिल्डिंग बाउंड्री पूरी हो गई 30 हेक्टेयर की, और लेंटर की स्टेज पे एकेडमिक ब्लॉक, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, डीन रेजिडेंस और वार्डन और कैंटीन उस स्टेज पे हैं। लगभग 6 कॉलेजेस की वही स्थिति है। 2 का फाउंडेशन होना है, झिलाई का और 1 भुसावर का। वहां पे भी वो एमएलए या मंत्री जी जो भी हैं, वो चाहते मुख्यमंत्री को बुलाना, और मैंने उनको कई बार समझा लिया, मुख्यमंत्री बहुत बिजी हैं और ये काम रुका हुआ है हमारा इसकी वजह से। पर इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना काम, बाउंड्रियां, ट्यूबल, शायद इतने ट्यूबल, वो डायरेक्टर रिसर्च साहब बैठे पीछे, और यहाँ का एक वो था, स्टेट ऑफिस से ट्यूबल लगते थे 12 लाख रुपए में। और अभी ये बता देंगे आपको कि हमने 2 लाख रुपए में सब यूनिट, परमिशन दे दी मैंने बोर्ड में डिसीजन लेके, नहीं डीन डायरेक्टर सब अपने यूनिट्स के हेड वो ट्यूबल लगवाएंगे, और वो ट्यूबल 12 की बजाय 2-2 लाख रुपए में लग गए।
और अब हम डबल ट्यूबवेल लगवा सकते हैं, हमें पता है, एक्सपीरियंस है ट्यूबवेल कैसे लगता है। तो बाउंड्रियां, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में बाउंड्रियां हो, ट्यूबवेल हो, लैंड लेवलिंग हो, हर तरीके का काम, रेनोवेशन का, रिपेयर का। मैं जहां भी जाता हूं वहां पे मैंने यूनिट हेड को, डीन्स को, डायरेक्टर्स को, जोनल डायरेक्टर रिसर्च को एक ही बात कहता हूं, अग भैया ये कम से कम रंग रोगन तो, रिपेयर, छोटी मेंटेनेंस तो आप खुद कर सकते हो, 10-20 हज़ार के काम इसको कराने के लिए किसके पास जाओगे आप? और मैं जहां जाता हूं अगले दिन या महीने 15 दिन में वहां की शक्ल बदल जाती है। आप लालसोट जाएं, लालसोट कॉलेज में हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना वो किया, अंदर इंटरनल रोड, उसका रेनोवेशन, क्वार्टर बना था, गर्ल्स हॉस्टल पड़ा था, बिल्कुल नया बना हुआ, हालत खराब थी, उसको ठीक कराने का, अंदर क्लासरूम्स की बात थी, स्मार्ट क्लासरूम्स की। तो हर तरीके का काम प्रगति पर है और इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं रहने देंगे हम किसी तरीके की। और रही बात उसकी कि आपकी रिसर्च की, रिसर्च में भी डॉक्टर शर्मा ने जैसा बताया, उस टाइम पर दुर्गापुरा में 150 साइंटिस्ट थे और 300 नॉन टीचिंग स्टाफ था। आज दुर्गापुरा में डॉक्टर साहब 35 साइंटिस्ट हैं और नॉन टीचिंग के लोग 30 हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्रोग्राम्स हैं आज भी, और मजबूती के साथ, उतनी मजबूती के साथ हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। और मैं रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहा हूं। शायद जब भी मैं दुर्गापुरा जाता हूं, बगल डायरेक्टर के बताए हुए मैं खेतों पे खुद घूम कर आ जाता हूं, कहां पे कैसे एक्सपेरिमेंट है, क्या क्या चल रहा है। एक बार मैंने पूछ लिया रेस्पेक्टिव ब्रीडर्स से और साइंटिस्ट से, आपके क्या प्रोग्राम है, कैसे चल रहे हैं। तो वो चीजें, रिसर्च का भी हम बहुत मजबूती से चला रहे हैं। टीचिंग का बात है, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा और बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, जो कॉलेज एक इतने बड़े दानवीर ने, ठाकुर साहब ने जमीन दान की, आजादी के टाइम से पहले स्थापित हुआ, स्कूल तो बहुत पहले हुआ, जैसा संग्राम सिंह जी ने बता दिया, कहाँ 1893 में, लेकिन एग्रीकल्चर कॉलेज या गुरुकुल कहें एग्रीकल्चर शिक्षा का, उसकी स्थापना यहाँ की 1947 में जुलाई के महीने में। उस टाइम पर देश में मात्र 4 संस्थाएं थी, जॉबनेर यूनाइटेड इंडिया में, लाल पत्थर कॉलेज कानपुर, कोयम्बटूर और लायलपुर पाकिस्तान में जो फैसलाबाद है, उसके अलावा कोई संस्था नहीं थी। और इस यूनिवर्सिटी का, इस कॉलेज का एक नाम रहा। कई बार मैं देखता था, सोनी साहब ने भी, आपने भी एमएससी आईआरआई से की है, तो उस आईआरआई में एग्रोनॉमी में जॉबनेर के बच्चों का होल्ड होता था 90%, 100%, हॉर्टिकल्चर में 50%, 40%। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक भी एडमिशन हमारे बच्चों का नहीं हो रहा। और बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं आपको कि जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं आज 14, उनके अंदर जॉबनेर का रिजल्ट 4थे नंबर पे है। और अभी बच्चे जो बताए ना, एआईटी बैंकॉक भेजे हमने 6 बच्चे, वो 50 भेजने थे हमें बच्चे, लेकिन जो एक्रीडेटेड कॉलेज थे वो 2 ही थे, जॉबनेर और लालसोट। उनमें 7.5 से अबाव के हमें मात्र 6 ही बच्चे मिले, नहीं तो हमें 50 बच्चे बाहर भेजने थे अलग अलग कंट्रीज में। ये मैं आपको बता रहा हूं जानकारी के लिए। इस बात का दुख है हमें कि कैसे वो साख यहाँ के लोग, जैसे नाम लिए आपने, मैं भी नाम बता देता हूं। मेरे पास भी 2 मैसेज आए हैं, शायद आप जानते होंगे। डॉक्टर प्रेमनाथ यहीं फैकल्टी में रहे, आज प्रेमनाथ फाउंडेशन है बेंगलोर में, एंड ही हैज बीन एडीजी इन एफएओ इन बैंकॉक। शायद हिंदुस्तान से गिने चुने लोग ही एफएओ में D2 तक गए हैं, D1 तक गए हैं, तो वो वहां पर रहे। चाहे डॉक्टर माइकल हो, चाहे डॉक्टर प्रेम माथुर, उनका भी मेरे पास मैसेज आया, डॉक्टर साहब मैं नहीं आ पाऊंगा। डॉक्टर प्रेमनाथ ने भी सॉरी फील किया क्योंकि एज बहुत हो गई, 85-86 साल के हो गए और थोड़ा सा उनको तकलीफ थी, नहीं आना चाहते थे, बहुत वो थे। कई लोग, एक दिन डॉक्टर गुप्ता ने आपने मेरे पास भेजा, डॉक्टर खंडेलवाल कनाडा से आए हुए थे, वो मेरे से मिल के गए। मैंने उनसे पूछा जब चाय पिला रहा था मेरे ऑफिस में कि आपने बीएससी कब की? बोले 63 में। मगर अच्छा है, जब हम पैदा हो गए थे 63 में आपने की जब।
तो कितने पुराने लोग यहाँ के एलुमनाई रहे हैं, एक नाम रहा है, कितने इंस्टीट्यूशंस में लोग कहाँ कहाँ टॉप पोजीशंस पर रहे हैं, बैंकिंग एरिया में हो, बाहर के कंट्रीज में, यूएसए कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठे लोग हों, कंट्री के अंदर विद इन द कंट्री, डॉक्टर माइकल आईआरआई के डायरेक्टर रहे, कितने लोग हैं, नाम आप लें। लेकिन ये एक बड़ी, मैंने जो मेरी वो थी वो बता दी आपको। अब मेन फोकस हमारा है कि इस कॉलेज की साख को कैसे रिवाइव करें, वो जो एक वो था उसको कैसे रिवाइव करें, और उसमें हम लोगों की खुद की कमजोरी है, उसको खत्म करना पड़ेगा। पास्ट में बहुत यहाँ का सिस्टम, जैसा सोनी साहब ने बताया कि किस तरीके का, आपने एक वर्ड बोला था कि स्टेट ऑफ मोटिवेशन और अफेक्शन, अब वो कहीं ना कहीं जो पीछे जनरेशन बैठी उनमें नहीं है। जो होना चाहिए, जो उस टाइम पे था, लेकिन स्थिति बदल गई। अब स्थिति क्या बदली है कि पहले आप कह रहे थे एक लड़की थी या एक लड़की नहीं थी, अब 75% लड़कियां हैं या इस कैंपस में, लड़के 25% है मात्र। और नॉट ओनली इन दिस कैंपस, मैं बाहर जितने भी कॉलेजेस में जाता हूं सब जगह लड़कियों की प्रेजेंस ज्यादा है, और अक्सर बच्चे जो हैं वो यहीं जॉबनेर के 40-50 किलोमीटर के बच्चे आपको हर कैंपस में उनकी डोमिनेंस मिलेगी आपको। ये एक अच्छी बात है। ये अच्छी बात इसलिए है कि हो सकता है उस टाइम पर जब आप पढ़ते हो पानी होगा, यहाँ जमीन में खेती भी होती थी, एक इलाका था बिल्कुल वहाँ जहाँ कितनी मटर होती थी और दिल्ली तक सप्लाई होती थी, लेकिन अब पानी नहीं है। और हो सकता है बच्चों ने सीख लिया, उन लोगों ने, अगर भैया पानी है नहीं, खेती होगी नहीं, तो बगैर पढ़ाई के गुजारा नहीं है, तो लड़कियां आगे आ रही हैं हर क्षेत्र में। दिल्ली चले जाएं आप, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं आप, यहाँ की बात करें, और लड़कियां बिल्कुल बहुत आगे हैं हर कॉलेज में हमारे में, मेरे खुद के कॉलेजेस में, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में लड़कों के मुकाबले और मोटिवेटेड हैं। ये सीनियर बच्चे हैं, हो सकता है इतने मोटिवेटेड ना हो, लेकिन मैं बीएससी एजी के बच्चों की बात कर रहा हूं। मोटिवेशन क्यों है? अगर एक वाइस चांसलर पढ़ा रहा है, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इतना इन्वॉल्व हूं, आज मुझे हर एक कॉलेज के हर क्लास का ये पता है, जहां मैं विजिट करके आया हूं, एक एक बच्चे का रजिस्टर, एक एक बच्चे की प्रैक्टिकल नोटबुक चेक करता हूं, मुझे पता है किस कॉलेज में किस बच्ची की टॉप की हैंडराइटिंग है, ये मुझे पता है खुद व्यक्तिगत रूप से। यहां का भी पता है मुझे, 3rd ईयर में कौन है, 4th ईयर में कौन है, 2nd ईयर में कौन है। तो जब आप इन्वॉल्व होते ना, तो इतना इन्वॉल्व, आपको जिम्मेदारी जब लेते हो तो इतना इन्वॉल्व होना चाहिए। वो एमएससी पीएचडी को पढ़ाना तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पता है भाई सोनी साहब भी रिटायर हो गए और वो पालीवाल भी रिटायर हो गए, हॉर्टिकल्चर में कोई बचा ही नहीं, पर मैं जब आईआरआई में मैंने पढ़ाया 14 साल, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी समय मिले मैं मेरे एमएससी पीएचडी के बच्चों को जो एडवांस कोर्सेज है कम से कम वो पढ़ाऊं, तो वो काम भी मैं कर रहा हूं। पर कुल मिला के बहुत अच्छा यहां पे अभी कन्वोकेशन हमने किया, ओपन में किया। गवर्नर साहब ठीक है सेहत के कारण नहीं आ पाए, लेकिन इतना बढ़िया कन्वोकेशन हमारा हुआ। और अभी 21 और 22 को दुर्गापुरा में हमने इंटरनेशनल ग्लोबल मीट की है, और जिसमें 70 लोग बाहर के देशों के हमने बुलाए, पूरे डेलीगेशन हमने नाइजीरिया से और दूसरे कंट्रीज से बुलाए हमने। और हमारा यही था, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी वैरायटीज, हमारी शिक्षा वो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, और नाइजीरिया जैसा देश, हमारी उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस एट पार हैं, वो बहुत अच्छा काम कर सकती है। और हमने जयपुर डिक्लेरेशन किया है कि फ्यूचर में हम 2 MOU साइन करेंगे, एक रिसर्च के लिए और एक एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स, कि वहाँ के स्टूडेंट नाइजीरिया के या नाइजर के या दूसरे देशों के यहाँ आए और यहाँ पढ़ें। और अब बात चल रही है देश में IRI को ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने की, पंतनगर को, कोयम्बटूर को, तो जॉबनेर ग्लोबल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हो सकता? हमारे पास तो 14 कॉलेज हैं जो हम ऑलरेडी, हमारी स्ट्रेंथ तो 3000 से ज्यादा है। शायद देश में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इम्फाल में, 7 राज्यों में एक यूनिवर्सिटी है, उसके भी नंबर ऑफ कॉलेजेस 10 हैं, हमारे पास तो 14 हैं ऑलरेडी।
लेकिन उनको मजबूत करने की जरूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर आगे ले जाने की जरूरत है और कमिटमेंट की जरूरत है। तो मैं पूरी तरीके से उसमें लगा हुआ हूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और हर चीज को मैं बहुत बारीकी से मॉनिटर करता हूं। आज आपका प्रोग्राम था, वाइस चांसलर तो होता है जब सोनी साहब आएंगे, जब हो सकता है उससे बाद में भी आते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं रात को लेट आया, किसी उसमें चला गया था प्रोग्राम में अचानक, और सवेरे उठते ही मैं सबसे पहले 8 बजे यहां था। मुझे चिंता थी, डीन साहब ने मुझे बताया कल तूफान आया, बारिश आई है और थोड़ा सा नुकसान हो गया, तो मुझे ये चिंता थी, प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने बाहर के गेस्ट बुलाए हैं, तो क्या हमारी स्थितियां ठीक हैं? क्या हो सकता मेरे स्टाफ के लोग तो 10 बजे आए होंगे, कई डिपार्टमेंट में घूम कर आया, 10 बजे तक भी लोग नहीं आए थे, पर उनसे थोड़ी चलता है, चलाने वाला मैं हूं, मुझे पता कैसे चलेगा। तो वो चीज मैं एक एक चीज को बारीकी से मॉनिटर करता हूं, देखता हूं। अगर मैं कोई कॉन्फ्रेंस करा रहा हूं और मैं आगे बैठा हूं, तो मुझे भी पता है कौन कितनी बार उठ के गया बाहर, उसका इसका मतलब वहां पे कोई वो नहीं है, ध्यान नहीं है, वो फालतू बैठा है, उसको जबरदस्ती हमने बिठा रखा है। मैं इन चीजों का भी ध्यान रखता हूं। और मैंने जोधपुर में जो काम किया, मैं एक ही बात कह सकता हूं, शायद कोई वाइस चांसलर 15 साल में नहीं करवा सकता। वो तो नई यूनिवर्सिटी थी, रेत में दी थी, कल्लर में, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर 30 किलोमीटर तो बाउंड्रियां बनवाई थी मैंने। और कॉलेज की जो बिल्डिंग नागौर में बनाई है, शायद आपकी स्टेट में ना बनी ना बनेगी भविष्य में, मैं चैलेंज करता हूं। ऐसी बिल्डिंग मैंने बनाई मात्र 9 करोड़ में। कभी आपको मौका मिले तो आप नागौर से बीकानेर रोड पे, और ऐसा गेट राजस्थान यूनिवर्सिटी का गेट नहीं है जो एक कॉलेज का गेट है ऐसा। तो मेरा कमिटमेंट जहां होता है, जिम्मेदारी ली तो मैं उसको पूरे तरीके से निभाता हूं और पूरी ताकत से उसको आगे चलाता हूं। मुझे पता है यहां बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी वाइस चांसलर महोदय ने अभी 55 कॉलेज हैं एग्रीकल्चर के स्टेट में, यूनिवर्सिटीज के पास, गवर्नमेंट में लगा के सारे। पिछले साल पहले 8 खुले होंगे, सारे वाइस 29 थे टोटल, 29 में से 8 जॉबनेर के अंडर आते थे। चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग ली तो वाइस चांसलर से प्रोग्रेस पूछी तो सब बैक कर गए, जुआ गेर दिया। मैं हरियाणा भाषा में बता रहा हूं आपको, जुआ गेर देना आप बताते होगे ना, बैल जुआ गेर दे तो फिर इसका मतलब थक गए हैं वो। तो उन्होंने कर दिया, नहीं बताया। चीफ सेक्रेटरी गुस्सा हो गई, जो अभी मैडम है, उन्होंने वो सारे कॉलेज वापस ले लिए और हायर एजुकेशन को दे दिए। अब स्थिति यह है उन हायर एजुकेशन की, बच्चे स्ट्राइक पे बैठे। अब हायर एजुकेशन ना कोई उनको बिल्डिंग, ना कोई पढ़ाने वाला। 23 जनवरी से हमें एग्जाम कराने थे, क्योंकि अंडर तो हमारे आते हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम तो हम ही कंडक्ट करते हैं। तो एक लेटर आया सरकार से कि इन बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई। 23 दिसंबर को चिट्ठी आती है और 23 जनवरी से एग्जाम है, अगर आप इनकी पढ़ाई करवाइए। मैंने मेरे साथियों को बुलाया और सबको उसमें लगाया, जितना भी हो सकता है इन बच्चों की पढ़ाई करवाओ। हमने प्रयास किया हमारी तरफ से, और मैंने माननीय मंत्री जी को फिर बात की, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी और हायर एजुकेशन मिनिस्टर माननीय राजेंद्र यादव जी से भी। उनको समझाया यूनिवर्सिटी होती है, आपके कॉलेज कभी एक्रेडिटेशन नहीं होगा, और अब आजकल सारा पैसा, सारी चीजें एक्रेडिटेशन से लिंक्ड हैं। अगर कॉलेज एक्रेडिटेड नहीं हुआ, IRI में एडमिशन नहीं होगा। अभी एक बच्ची ने तैयारी की, इतनी बढ़िया तैयारी करके, और उसको MPKV राहौरी में एडमिशन मिला, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में, MSc में, फतेहपुर से। लेकिन हमारा कॉलेज एक्रेडिटेड नहीं था, बच्ची को एडमिशन देने से मना कर दिया। वो बच्ची ने कहीं से नंबर लेकर रो रही थी, मुझे फोन किया, अक्सर मेरा प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में एडमिशन हुआ था और मेरे को एडमिशन नहीं दे रहे, कहा आपका कॉलेज एक्रेडिटेड नहीं है। मैंने खुद वाइस चांसलर को फोन लगाया, मैंने कहा आपको भी काम की जरूरत पड़ सकती है, मेरी यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड है और हमने एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, ये जिम्मेदारी ICAR की, काउंसिल की है, टाइमली एक्रेडिट करना। इस बच्ची को आप एडमिशन दीजिए। और VC महोदय ने कहा आप मुझे 2 लाइन की ये चिट्ठी लिख दो। मैंने तुरंत चिट्ठी भिजवाई उनको और उस बच्ची को एडमिशन मिला वहां। हो सकता है पहले टाइम में बच्चे वाइस चांसलर तक नहीं, डीन तक नहीं जाते हों, और मेरे यहां तो ओपन है, रास्ते में चलते हुए कहीं भी कोई गैप ही नहीं छोड़ा हमने। अब जो डीन डायरेक्टर्स और जो बच्चे या मैं
कोई गैप नहीं हमारे बीच में किसी तरीके का। क्योंकि जब हम गैप क्रिएट करते हैं, दो तीन चीजें चीजों को खराब करती हैं, ईगो, बदले की भावना, और एक चापलूसी, और एक सेल्फिशनेस, ये चीजों को बर्बाद करती हैं। अगर ये कहीं संस्था के हेड में अगर होंगी तो संस्था सही नहीं चल सकती। फिर हम इन चीजों से दूर हैं, और मोटिवेट करने का मेरा काम है। सिर्फ मोटिवेट करना, वही स्टाफ है, वही लोग हैं, वही बच्चे हैं। शायद 5 महीने में जितना मैंने इनको मोटिवेट किया है, सिर्फ जॉबनेर कैंपस में नहीं, बाहर के भी हों। अब मैं यहां कई बार पढ़ाता हूं तो पहले गुप्ता जी से पूछ लेता हूं बाहर के बच्चे जुड़े हैं कि नहीं। अगर वो नहीं जुड़े तो एक आध बार मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जितने मेरे लिए इंपॉर्टेंट यहां के बच्चे हैं जॉबनेर के, मेरे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट लालसोट के, कुमेर के, नौगांव के, किशनगढ़ वास के, कोटपुतली के भी हैं वो बच्चे। तो वो चीज मैं मन में लेकर चलता हूं। कुल मिला के मैं ये आपको आश्वस्त करता हूं कि हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। एमओयू साइन करना हो, अभी हमने एक प्रोजेक्ट डिस्कस करके, यूएसएड का प्रोजेक्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री, उसके तहत भारत में दूसरा प्रोजेक्ट है साउथ के बाद नॉर्थ में। उसको हमने दुर्गापुरा में लॉन्च किया है अभी, टॉफी के नाम से, ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट इन इंडिया। बड़ा प्रोजेक्ट है। उसका मकसद यह है अब जंगलों के ऊपर जो प्रेशर है उसको कैसे कम करें, उनका लोग दोहन ना करें। तो जो ग्राम सभा की जमीन है या जोहड़ के चारों तरफ, तालाब के चारों तरफ आपके किनारे हैं, नहरें हैं, या आपकी रेलवे ट्रैक्स हैं, जहां भी जमीन जो खाली है उनमें कौन से पेड़ पौधे लगें। और उसके तहत उनको ऑफिस दिया हमने दुर्गापुरा में, बहुत शानदार ऑफिस रेनोवेट करके, और अब वो वहां पे हाईटेक नर्सरी, करीब 1.5 या 2 करोड़ की लागत से हाईटेक नर्सरी एस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें टिश्यू कल्चर और सारी फैसिलिटीज उसमें क्रिएटेड होंगी, सब होंगी उसके अंदर। और अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हालांकि मैं खुद, और ये डॉक्टर ककरालिया बैठे हैं, मंत्री जी अभी आए थे, फाउंडेशन था हमारा डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज का, कन्वोकेशन के दिन भी माननीय मंत्री जी आए। हमने एक ही बात स्ट्रांगली रखी थी कि और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नहीं खुलने चाहिए स्टेट के अंदर, बहुत हो गए, इनको चलाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मैंने आगे चल के माननीय मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया था कि दुर्गापुरा में होना चाहिए, क्योंकि एक पूरी इतनी बड़ी स्टेट पूरे देश में, और उसमें एक कॉलेज है वो भी एक कोने में झालावाड़। मेन अब हॉर्टिकल्चर का पूरा रूप स्वरूप बदल गया। अब हमारे को अर्बन हॉर्टिकल्चर, पेरी अर्बन हॉर्टिकल्चर, हाईटेक हॉर्टिकल्चर, कितनी हॉर्टिकल्चर की जरूरत है ट्रेडिशनल हॉर्टिकल्चर के अलावा, उसको देखते हुए और हम उसमें कामयाब हुए कि हमें 14वां कॉलेज जो है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर दुर्गापुरा में मिला है। इसके अलावा ये जमीन की जहां तक बात है, फॉर्चुनेट है। अब आपके पूर्वजों ने शुरू की, संग्राम सिंह जी के, इतना बड़ा दान ठाकुर साहब ने दिया और आज सब लोग उनको याद करते हैं। लेकिन इस जमीन की ताकत है कि एक कस्बे में एक यूनिवर्सिटी तो थी और दूसरी यूनिवर्सिटी, वेटनरी यूनिवर्सिटी भी यहां खुल गई। ये आपको ऐसा मेरे ख्याल में किसी कस्बे में नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में, कि कस्बे में 2 यूनिवर्सिटी हो। और ये माननीय मंत्री जी कमिटेड थे और उन्होंने मेरे से बात की और मैंने उनको कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर को सैक्रिफाइस मत कर देना। बोले नहीं, वो तो रहेगा ही, वो तो चिंता मत करो, आपका वो तो होगा, पर ये है। तो उन्होंने बहुत मेहनत की और आपके इलाके में बहुत अच्छा काम, शायद जितना करवाया होगा कोई नहीं कर सकता। पर मैं ये मान के चलता हूं कि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात है, बांगड़ेश्वर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमें पता यहां कमी है। 35 करोड़ लीटर के रिजर्वायर्स यहां विकसित हुए हैं। रिसाइकलिंग प्लांट भी अब जल्दी, मैंने जहां से भी पैसा निकाल के, हालांकि पैसे की कमी थी, फिर भी मैंने कंट्रोलर साहब से बात करके 20 लाख रुपए उस रिसाइकलिंग प्लांट से सारा गेस्ट हाउस, सारे रेजिडेंसेस, सारे हॉस्टल्स, एक हॉस्टल को छोड़ के बाबा को, क्योंकि वो ढलान पे नीचे है, बाकी सब हॉस्टल्स को उससे टैप करेंगे, लिंक करेंगे, ताकि हमें
लगभग लगभग जितना पानी भी डेली का जाता है उसका 90% पानी रिसाइकल होके हमारी रिसर्च में और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए मिल जाए या सीड प्रोडक्शन के लिए मिल जाए, वो हमारा प्रयास है। हॉस्टल की रेनोवेशन की बात है, रिपेयर की बात है, वो काम भी मैं कर रहा हूं। अभी मैं केंद्र के दोनों मंत्रियों से मिलकर आया हूं। मिलेट्स का वो था ग्लोबल मिलेट मीट, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। उसके तुरंत बाद मैंने दोनों से बात की, मंत्री जी से 15 मिनट, और सारा बताया उनको, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। वो भी यहाँ आना चाहते हैं और उनसे मैंने डिमांड की है, लेटर दिया है मैंने मेरी तरफ से लिख के पूरा, कि जॉबनेर की यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर है और आईसीआर को उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को रेनोवेशन के लिए कुछ ग्रांट देनी चाहिए, स्पेशल ग्रांट देनी चाहिए 10-20 करोड़ रुपए। तो उन्होंने कमिट किया माननीय मंत्री जी ने कि इस बार तो हो सकता है फाइनेंशियल ईयर में बहुत क्रंच है, नहीं मिले, पर आने वाले समय में हमें पैसा आईसीआर से भी मिलेगा। और उन्होंने कमिट किया है अब जो संस्था 50 साल से पुरानी है उनके लिए हम कोशिश करवाएंगे कुछ ग्रांट, स्पेशल ग्रांट मिल जाए। और वैसे भी मुझे पता है केंद्र सरकार को अभी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और खोलनी है देश के अंदर, ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ साथ उनको तो बनाना ही है। तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नाम पंतनगर का है। यहां की तरफ से मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ डिस्क्लोज कर रहा हूं, करना नहीं चाहिए, मैंने मेरी तरफ से माननीय मंत्री जी को प्रपोजल रखा है कि जोबनेर कैन बी दी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। स्टेट के अंदर सबसे पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी बात मैंने रखी है। तो हर तरीके का प्रयास हमारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, टीचिंग को लेके, रिसर्च को लेके, एक्सटेंशन को लेके। लेकिन वर्तमान में जो सबसे बड़ी चुनौती हमारी है वो मैन पावर है, कि हमारे पास जो है, आपने रैंकिंग की बात की, राव साहब ने बहुत चिंतित है, राव साहब, कि 55 नंबर है हमारा रैंकिंग में आईसीआर में। तो मैं आपको अनऑफिशियली बता दूं कि उसको एमपीएटी उदयपुर का नंबर वो दूसरे तरीके से ऊपर था, 12-13 नंबर पे। और अभी मैंने ये कर दिया है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, कि हमारी यूनिवर्सिटी एमपीएटी से ऊपर है रैंकिंग में। हम 55 नंबर पे थे और हमारा नंबर अब 40 के आसपास है, और हमारे से पीछे है सारी यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की जो है। तो प्रयास कर सकते हैं, मुझे पता है उनमें क्या क्या चीजें चाहिए, कितने पब्लिकेशंस हमारे स्टाफ के पास, फैकल्टी के पास, कितनी हाई रैंकिंग में है, क्या उनका साइटेशन है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अब वो आप लोगों का पुराना टाइम चला गया, अब तो चीजें बिल्कुल मेटिकुलस हैं। तो उनमें भी हम प्रयासरत हैं, रैंकिंग की कैसे सुधार कराएं। और अब तो हम दूसरे तरीके से भी नेक एक्रीडेशन भी यूनिवर्सिटी का कराएंगे जल्दी से जल्दी। तो मैं पुनः मेरे साथियों को और इनको बधाई देता हूं कि इतनी अच्छी मीट आप लोगों ने यहाँ पे की, इस एलुमनाई की। और मैं एक चीज के लिए और हमारे साथियों को जो चर्चा भी रखी थी, कि कई बार ये बात आती है कि कई बच्चे पढ़ने में सक्षम नहीं है, गरीब हैं, और वास्तव में स्थिति कई बच्चों की खराब होती है। हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे धानुका से हमने कितनी फेलोशिप करा रखी डॉक्टर साहब, 2 फेलोशिप धानुका से। मैं प्रयासरत हूं बाहर से भी 1-2 फेलोशिप करा दें, तो ऐसी कंपनीज से तो हम कोशिश करेंगे। लेकिन कई यूजी लेवल में बच्चे भी सक्षम नहीं है हॉस्टल में रहने में। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर से निकले हुए हम साथी जितने भी लोग हैं, वो बहुत ज्यादा ऐसे बिजनेस में या इतनी चीजों में नहीं है, लेकिन फिर भी जिसका जितनी भी कैपेबिलिटी हो, उतना कंट्रीब्यूशन एलुमनाई में हो। तो मेरा भी एक प्रस्ताव आप लोगों के सामने है कि एलुमनाई का जो भी वो है आपका रिजर्व, उससे आप लोगों को भी डिसीजन लेना चाहिए कि क्या 3 या 4 बच्चों का क्या एलुमनाई वो मीट आउट कर सकती है क्या। उसमें हम यही रखेंगे कि कम से कम यूजी के बच्चे जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनकी स्थिति ऐसी नहीं है, उन बच्चों का। कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं, अभी एक बच्ची आ गई, एक दिन स्थिति खराब थी, तो हम लोगों ने पैसे इकट्ठे कराए, जो भी कुछ था। तो ऐसी चीजें एलुमनाई को भी
और आई एम थैंकफुल कि जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य जो मेंबर्स हैं, लाइफ मेंबर्स हैं एलुमनाई के, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, गढ़वाल साहब ने, 1000 लाइफ मेंबर्स हैं, तो 1000 बड़ा नंबर होता है। तो जो आपका सामर्थ्य हो आप एलुमनाई में कंट्रीब्यूट करें और आप डिसीजन लें। मैं उसमें आई एम नॉट पार्टी टू इट, कि क्या ऐसा संभव है कि एलुमनाई की तरफ से भी हम 2-4 बच्चों का दायित्व ले सकते हैं क्या, एक ये चीज मैं रखना चाहता था। बाकी मैं डॉक्टर साहब को, भीमसेन शर्मा साहब को आश्वस्त करता हूं, और भी जो बहुत सीनियर यहां बैठे हैं, 3 साल का समय बहुत कम होता हालांकि, लेकिन डे 1 से मैं लगा हुआ हूं। और वहां वजन इसलिए कम था डॉक्टर साहब जोधपुर में, अगर मैं बच्चों के साथ खेलता भी था, अगर एक वाइस चांसलर बच्चों के साथ स्टाफ की टीम थी, डेली हमारा खेलना होता था, कोई गैप ही नहीं था। अभी मैं वो यहां स्थापित नहीं कर पाया क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े ढीले हैं यहां के, उसको शुरू कर देंगे तो अगली बार हो सकता है 2-4 महीने में आपको ये वजन कम मिलेगा। वैसे मैं जब इवेंट्स होते हैं दुर्गापुरा में, मैं आपको बता दूं, देखिए लोगों की भावनाएं देखिए। 1 जनवरी को हमने दुर्गापुरा में, शायद आप और हम काम करते थे जब किसी ने सोचा होगा, सफाई अभियान, हमने 1 जनवरी को 4 घंटे कस्सी चलाई दुर्गापुरा में। मेरे पूरे स्टाफ ने, मुझे नहीं पता था पूरा स्टाफ इतनी तरीके से इतना मोटिवेटेड होगा और मेरे एक कहने पर आ जाएगा। और वो नहीं, जब मैं कस्सी चला रहा था मैंने मुड़कर देखा पीछे, डॉक्टर डी सैनी खेदड़ साहब के साथ प्लांट बिल्डिंग में थे, रिटायर हुए, कितने साल हो गए होंगे, 5-7 साल तो हो गए होंगे, 9 में तो 11-12 साल हो गए। डी सैनी साहब कस्सी चला रहे पीछे, मैंने बोला आप क्यों चला रहे हो, बोला मुझे भी तो पेंशन मिल रही है यहां से। तो ये मोटिवेशन का लेवल है। हमने एक ही दिन में दुर्गापुरा की तस्वीर बदल दी 4 घंटे में। और आप विजिट करें जल्दी से जल्दी, डॉक्टर साहब आप नहीं आ सकते तो मैं आपको बुलवा लूंगा, आप देखें आके कि 3-4 महीने में हमने क्या किया। तो पूरा रिसर्च एजेंडा, अभी मैं ज्यादा इसमें यहां डिस्कस नहीं करूंगा, कई कमजोरियां हमारी हैं हमारे बच्चों में, हायर लेवल में जो लेवल IRI का यहाँ का या दूसरे इंस्टीट्यूशंस का, TNAU का या एंगरू का या US धारवाड़ का या बेंगलोर का, उसमें हमारे बच्चों में बहुत भारी गैप है। मैं तो उसको 19-20 का नहीं कह सकता, दिन और रात का गैप कह सकता हूं। इसलिए मैं बार बार मेरे बच्चों को मोटिवेट करता हूं, डाइवर्स एक्सपोजर होना चाहिए। बच्चों को मैं लगातार कहता हूं, अगर आपने जॉबनेर से BSc किए तो MSc PhD यहां से नहीं करनी, आपको MSc आनंद से होनी चाहिए, PhD धारवाड़ से होनी चाहिए। जब आपका डाइवर्स एक्सपोजर होगा तो आप एक्सेल करेंगे, आप कंपीट करेंगे निश्चित रूप से। और उसका उदाहरण मैं सोनी साहब को देना चाहूंगा। आप और हम मिले भी थे, शायद भूल गए आप, RPSC में एक RAS के इंटरव्यू में साथ ही बैठे थे एक ही बोर्ड में, और वो उन्होंने, चेयरमैन साहब ने कहा था, एक किसी बच्चा आया था, जब वो बहुत ज्यादा उसने जवाब दिए थे और हम उसको एक्सेस में मार्क्स दे रहे थे, तो कहा था कि नहीं ये तो ऐसे ऐसा वो है समाज से, आगे तो 10वीं तो पैदा ही होते हैं। उन्होंने कोट किया था, मुझे भी खुद नहीं पता था उस बात का, तो जब अभी एक और चर्चा कर रहे थे तो वहां पे एक चीज निकल के आई सिलेक्शंस में, 90% सिलेक्शन उन बच्चों के हुए जिनका डाइवर्स एक्सपोजर था। किसी ने MSc यहां से की, PhD आनंद और BS MSc पंतनगर से, 90% से ऊपर। शायद एक आध एग्जाम्पल ऐसा होगा अब जिनकी डिग्री सारी एक जगह से थी, उनका सिलेक्शन हुआ वो। और आज जोधपुर में जो फैकल्टी है जो मैं सेलेक्ट करके आया, शायद स्टेट में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, इतना टॉप की फैकल्टी सेलेक्ट नहीं हुई होगी, मैं ये आपको बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मैं मेरे बच्चों को मोटिवेट करता हूं, और उसका वो कारण भी है, जो आप पढ़ते थे डॉक्टर साहब, बाहर के लोग थे। HAU में, मैं यहां का स्टूडेंट नहीं रहा, HAU में डॉक्टर कृष्णा मूर्ति थे, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाते थे, साउथ से आते थे। हाँ, जब कृष्णा मूर्ति अगर फिजियोलॉजी पढ़ा दी, मजाल कोई बच्चा अंदर उठ कर चला जाए, बोल जाए और जिंदगी भर प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट भूल जाए, क्या होता है। डॉक्टर सुल्तान सिंह बायोमेट्रिक्स पढ़ाते थे, मजाल के विर्क के बाद शायद कंट्री में दूसरे आदमी रहे होंगे PA लुधियाना के बाद। ना बायोमेट्रिक्स पढ़ाना इतना आसान थोड़ी होता है प्लांट ब्रीडिंग में। तो कैसे टीचर्स, डॉक्टर कल्लू एक जेनेटिक्स के साइंटिस्ट थे और ही हेडेड वेजिटेबल साइंस इन HAU, और शुरुआत की वेजिटेबल्स की वैरायटी की वहां से। और एक वो होता था,
अब डॉक्टर कल्लू के यहाँ ए ग्रेड किसी का नहीं आया आज तक एडवांस वेजिटेबल ब्रीडिंग में। मैंने कहा देखते हैं इस बार, और पहली दफे आई गॉट ए ग्रेड इन एडवांस वेजिटेबल ब्रीडिंग जब हमने तैयारी की। ये बच्चे उस चीज को भूल गए। अगर 2 नंबर की असाइनमेंट मिलती थी, अब तो इनके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, 2 मिनट में निकाल लेंगे, और भी टेक्नोलॉजी है, यूज कर लेंगे। इधर से पेस्ट किया, इधर टिका के ले आए। हमारे पास कुछ नहीं होता था, हाथ से लिखना पड़ता था। 2 नंबर की असाइनमेंट 50 पेज आपको दे दिए, पहले रेफरेंस लाइब्रेरी जाओ, बना के लाओ, फिर उसको राइट करो, पहले रफ लिखो फिर साफ लिखो। और वो 2 नंबर के लिए कम से कम डॉक्टर कल्लू 5 असाइनमेंट एक ट्राइमेस्टर में दे देते थे। एक ट्राइमेस्टर सेमेस्टर नहीं था। और जो आपने बात की क्विज की, वो क्विज भी होती थी। अगर एक क्विज आपकी मिस हो गई तो ए ग्रेड तो गया पक्का, बी की भी संभावना नहीं होती थी। तो आप ठीक कह रहे हो, हमारे बच्चों को ठीक करने के लिए हमें ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये क्विज वाला जब ये लाइन पे आएंगे, पटड़ी पे आएंगे। आपने ठीक सजेशन दिया है, मैं भी भूल गया था इसको। क्विज वाला आपने याद दिलवा दिया, मैंने नोट कर लिया है। अगर हमको मॉडिफिकेशन करेंगे, और अब तो सेमेस्टर सिस्टम है, ट्राइमेस्टर में नहीं है ये। अगर ये ट्राइमेस्टर में से निकले हुए होते ना, तो इनको पता लग जाता कि क्या होता है ट्राइमेस्टर सिस्टम। तो इसलिए मैं आश्वस्त करता हूं आप लोगों को कि आप निश्चिंत रहिए। आप लगातार जब भी हमें कोई ऐसे इवेंट करें, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन। और इस संस्था को मैं आश्वस्त करता हूं कि 3 साल का समय तो है मेरे पास, 2.5 साल, और पूरे तरीके से पूरी ताकत लगा के इसको बनाएंगे आगे, और पूरी कोशिश करेंगे। मैंने जोधपुर में, नई यूनिवर्सिटी थी, 2 इंटरनेशनल एमओयू साइन कर दिए थे। बार्क के साथ 3रा एमओयू साइन किया था। तो यहां भी मैं प्रयासरत हूं। और मैंने ऐसे ही कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कराई वो दुर्गापुरा में, अगर लोग बुलाए कर दिया, तो उसके पीछे मकसद है। हर आदमी का आर्थिक मकसद होता है, तो आर्थिक मकसद है उसके पीछे भी, कि वहां के बच्चे यहां आएंगे तो हमें नाइजीरिया के पास बहुत पैसे हैं, और वैसे भी हमारा मटेरियल, हमारी वैरायटीज वहां बहुत एक्सेल कर सकती हैं। अभी तक हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी बाजरे की 13 क्विंटल है, उनकी तो 8 ही क्विंटल है, और वो ओपी वैरायटीज ग्रो कर रहे हैं अभी तक भी, हाइब्रिड जानते ही नहीं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि हर लेवल पे संस्था आगे जाए। मे बी इन फ्यूचर इट कैन बिकम ए ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बन सकती है, कोई वो नहीं है, प्रयास करना चाहिए। तो मैं आप लोगों का अंत में, जितने भी हमारे सम्मानित साथी जो पुराने लोग हैं, जो एलमनाई के सदस्य हैं, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, और आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि यूनिवर्सिटी का जो एक साख थी इस कॉलेज की, खास करके उसको रिवाइव करेंगे पूरे तरीके से। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट होगी, टीचिंग में भी बहुत अच्छा वो होगा, रिसर्च में भी हम आगे लेके जाएंगे, और एक्सटेंशन में भी हर तरीके का हम प्रयास करेंगे। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।